हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसी चल रही है? तो सबसे पहले तो आज हाथ उठाइए कितने लोग 1 to 5 में हैं, क्योंकि मैं पेपर देख के आई हूँ। इतने लोग 1 to 5 का दे रहे हैं। कितने लोग 6 to 8 में हैं? यानी 6 to 8 में भी इतने ही हैं जितने 1 to 5। 9 to 10 थोड़ा सा ज़्यादा है, और 10 to 12, 11 12 है ना? इसमें कोई नहीं है? अच्छा, एक आप है। तो सारे मतलब मैंने 9 to 10 का पेपर देखा, 6 to 8 और 1 to 5 का। अभी मेरे पास पेपर 11 12 का नहीं मिला है, जिसमें ये पता चला कि 1 to 5 में जो प्रश्न है वो आपके पूछे जा रहे हैं किससे? इंडियन नेशनल मूवमेंट से सिर्फ पूछे गए हैं। यानी कि उसमें जो प्रश्न है 1885 से लेकर 1947 तक, और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो टू द पॉइंट पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा ना तो कॉन्सेप्ट अंदर जाके पूछा है, सीधे सीधे प्रश्न पूछा है, जैसे कि राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं, या ये घटना कब हुई है। 6 to 8 में प्रश्न थोड़े से टफ पूछे गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों की संख्या अभी भी कम है। उसके बाद 9 to 10 का हमने किया था। 9 to 10 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को इस बार नदारद यानी खत्म कर दिया था। बट ये मानकर मत चलिए कि नेक्स्ट टाइम भी पेपर सेम ही पूछेगा, इसलिए ये पहले निकाल दीजिए कि इस तरह पूछा। पढ़ना आपको तीनों ही है, पर फोकस किस पे होना है? इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी 1885 से लेकर 1947 तक। कल शायद एक बात और, आप लोगों को जो भी, क्योंकि देखो मैं पढ़ा के दिल्ली में आई हूँ और मुझे पढ़ाने का तरीका थोड़ा डीप है, बट मुझे पता चला शायद सर से ये बात हुई है कि मैम बहुत डीप पढ़ाती हैं। तो आप मुझसे बताइएगा तो मैं सुधार करूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। जो लग रहा है कि मैम ऐसे पढ़ाइए तो मैं पढ़ा दूंगी। खैर, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना फीडबैक दिया कि मुझे क्या बताना है। तो पूरे एनालिसिस पेपर, आप लोगों का पेपर भी कल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने टाइप के लिए दिए हैं प्रश्नों को, क्योंकि मुझे दिखाना है आप लोगों को प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं पूरे एनालिसिस के बाद ये बात पर पहुंची कि एक तो सबके लिए, यानी कि 1 to 5 होता है ना, 1 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या होता है? जब 1885 में गठन होता है और फिर बंगाल विभाजन वगैरह, यानी जो उदारवादी थे नेता, उनका चरण। दूसरा माना जाता है उग्रवादियों का चरण, और तीसरा माना जाता है गांधीवादी आंदोलन, जब गांधी जी का इंडिया में आगमन होता है। क्योंकि इंडिया में आगमन के बाद जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ज्यादा जो है 1947 के लिए जरूरी रही हैं ये। लेकिन उसके बावजूद 2 चैप्टर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री में और मिले, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही थी शुरू से पढ़ा रही थी, मैंने देखा वैसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो 2 चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिले। एक भारतीय जन आंदोलन, जन यानी कि जो वहां के पब्लिक द्वारा की गई विद्रोह थे। उसके अलावा, हाँ जी, उसके अलावा था फार्मर जो रिवोल्ट हुए थे या रिबेलियन, और उसके अलावा जनजातियों द्वारा यानी कि शेड्यूल कास्ट द्वारा किए गए जो रिवोल्ट थे। 3 इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लाए गए थे, यानी कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, चाहे वो मुस्लिमों द्वारा चाहे वो पारसियों द्वारा सुधार आंदोलन किया गया था, जैसे कि शिक्षा के बाल विवाह में नर वो खत्म किया गया वो। तो 2 चैप्टर मैं पहले पढ़ा देती हूँ, आज एक कल एक। उसके बाद आज क्या है? वेंसडे है? नहीं, थर्सडे है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से जो क्लास आपकी हो जाएगी वो नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट होगी, और मैं अब उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आप लोगों को जरूरत है। बट 1 to 5 वाले इस बात को ध्यान रखिए कि आपके साथ यहाँ 9 to 10 11 12 वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा डीप जो है क्लास होगी, क्योंकि सिर्फ आपके लिए क्लासेस नहीं चल रही है कि मैं सिर्फ टू द पॉइंट। दूसरी बात, अगर नॉलेज रहेगा तो जब आप पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो आपके भी काम आएगा। बाकी मैं इतना ज्यादा अभी तक जो क्लासेस चल रही थी उस तरह नहीं चलाएंगे। बाकी सही है।
तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर किन कारणों से जो है ये विद्रोह, जो भी रिवोल्ट हुए, आखिर किन कारणों से हुए, कुछ तो वजह हुई होगी। तो जो भारत में कुछ जमींदारों के द्वारा बिचौलिएपन के नियम की वजह से कर बढ़ाया गया था, लगान अधिक लिया गया था, वो देसी जो राजा थे यानी प्रांतीय शासक जो थे उनके द्वारा जो अंग्रेजों से मिलकर यहाँ की जनता के लिए काम न करना, अंग्रेजों के पक्ष में रहना, इससे आम जनता के अंदर क्या है, असंतोष पैदा हुई, वो विद्रोह का कारण बना। किसानों में किस कारण से विद्रोह हुए, क्योंकि किसानों को सिर्फ जो था एक जमींदारों से दिक्कत होती थी और दूसरा कर से, यानी कि जो टैक्स लगाया जाता था वो अधिक लगाया जाता था, इस बात से दिक्कत होती थी। और जनजातियों को दिक्कत हुई क्योंकि जनजाति समूह एक ऐसे समूह है जो आज भी उनकी अपनी रीति रिवाज होती है, वो अपने तरीके से जीते हैं, आज उनके अपने फेस्टिवल, आज भी देखिएगा उनके अपने त्योहार होते हैं, वो अपने ईश्वर को मानते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं वैसे वो अपने वन के देवता को मानते हैं या उनके जो कुल देवता होते हैं उन्हें। तो उनके अंदर क्या हुआ कि अंग्रेज उनके नीतियों में या उनके जो रीति रिवाज थे उनमें दखल देने लगे, उनके ऊपर भी कर आरोपित कर दिए गए, जो कि जनजाति वन पर ही जीता है, यानी वो वन को अपने जीवन का सबसे मूल आधार मानता है। तो इस वजह से जो है ये विद्रोह उत्पन्न हुए थे। तो विद्रोहों में चार बातें हमेशा याद रखनी होती है। पहला, कहाँ हुआ था ये विद्रोह, दूसरा कब हुआ था ये विद्रोह, तीसरा नेतृत्वकर्ता यानी लीडर कौन था, और चौथा कारण क्या था। ये चार पॉइंट आप याद रखिएगा। तो किसी भी प्रकार के विद्रोह के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। क्या प्रश्न बन सकता है, मान लीजिए पूछ देगा सन्यासी विद्रोह का समय काल या कब हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछेगा। इसका संबंध कहां से है ये पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा लीडर यानी नेतृत्वकर्ता कौन था और किस कारण से ये विद्रोह हुआ था। तो मैंने जो ये आप लोगों के लिए पीपीटी रेडी किया, इसमें सिर्फ 4 पॉइंट ही लेकर आई हूं। कौन, क्या, कहां, कब, नेतृत्वकर्ता और कारण। कहीं कहीं है कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं कि उसके समय मान लीजिए कौन से गवर्नर थे, वायसराय कौन थे, या उसके समय कोई घटना क्या ऐसी महत्वपूर्ण थी जो कि इस आंदोलन को प्रभावित की थी। बस 5-4 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी से ही है कि सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था, कोई बताना चाहेगा कहां? हाँ, बंगाल में। कब से कब तक? 1770 से लेकर 80-20। लेकिन याद रखिएगा कुछ सोर्स में जो समय काल दिया है वो 1763 से 80,000 तक दिया है। तो मान लीजिए कि हमेशा क्या होता है कि ये ना देकर ये दिया हो आपके ऑप्शन में तो ये, लेकिन अधिकांशतः सर्च मैंने किया तो 1770 से लेकर 1820 तक के समय काल को सन्यासी विद्रोह के समय काल में रखा गया है। कारण क्या थे, किन कारणों से हुआ था? तो इसका मुख्य कारण माना जाता है जो हिंदू और मुस्लिमों पे तीर्थ कर लगाए जाते थे, एक वो कारण था। उसके अलावा देखिए अधिकांशतः में अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा आर्थिक जो शोषण की नीतियां रखी गई थी वो मुख्य कारण होगा, चाहे वो किसान विद्रोह की बात की जाए, जनजाति विद्रोह की बात की जाए या जन विद्रोह की। क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनका आर्थिक शोषण किया गया, किसानों का कर के आधार पर किया गया, जनजातियों पर भी कर लगाया गया, और जो आम जनता थी उनके कार्यों में जब दखल अंदाजी की गई तो इस वजह से आंदोलन उभर के आए। उसके अलावा अकाल की निरंतरता बढ़ना, क्योंकि 1770 के आसपास भारत बंगाल वाले क्षेत्र में एक बार अकाल आया था जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं किसानों पर देखने को मिला था। ये किसान आंदोलन नहीं है, यहां देखिए ध्यान दे दीजिएगा, जन यानी कि पब्लिक जो रिवोल्ट था वो है। तो ये था अंग्रेजों की जो नीतियां थी, चाहे वो आर्थिक नीतियां अंग्रेजों की हो, राजनीतिक नीतियां हो या सामाजिक स्थितियों में, यानी कि जो भारत की सामाजिक संरचना थी उनमें उनका दखल अंदाजी करना। कैसे? जैसे आप जानते हैं कि भारत की अपनी एक सोशल स्ट्रक्चर है, जीने का तरीका, यहाँ के जो कल्चर हैं, यहाँ के त्योहार हैं, यहाँ का जो धर्म है। इन्होंने क्या किया था, मिशनरी को प्रभावित, कई जनजातियों को जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके उन्हें तब्दील कराया गया था। तो ये नीतियों की वजह से। नेक्स्ट है आर्थिक मंदी, क्योंकि जब अकाल होगा, आर्थिक शोषण होगा तो क्या होगा, आर्थिक मंदी जब
अनाज नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो आर्थिक मंदी की स्थिति, राजनीतिक अशांति, क्योंकि जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे प्रभाव पड़ेगा, राजनीति पे। तो ये अंग्रेजों द्वारा मुख्य कारण, बस इसे याद रखिए, हिंदू व मुस्लिम समुदाय पर तीर्थ यात्रा पर लगाया गया कर, ये सॉरी कर नहीं बल्कि प्रतिबंध, क्योंकि ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, इसलिए इन्होंने हिंदुओं पर भी और मुसलमानों दोनों पर भी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। बल्कि भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा को मतलब कहते हैं ना कि धाम जाना सबसे, वो एक एज के बाद खासकर आप देखेंगे कि इंसान जो है तीर्थ यात्रा करता है, क्योंकि ईश्वर में जो विश्वास है हमारे यहाँ अलग तरीके से है और यूरोप में अलग तरीके से है। इसलिए यूरोपियों ने भारतीयों को क्या बताया था कि ये असभ्य हैं। प्रभावित क्षेत्र, ये बस आपको इतना नहीं बस समझना है, यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, ये भी प्रश्न बनेगा। ढाका, रंगपुर, मैमनपुर, बंगाल, वर्तमान वेस्ट बंगाल के तीनों ही क्षेत्र हैं जहां पर इनका प्रभाव देखने को मिला था। ढाका बांग्लादेश, हाँ ये वेस्ट बांग्लादेश वाला। यानी कि लीडर किसने, नेतृत्वकर्ता किसने थे, मंजू शाह और एक देवी चौधरानी। अब प्रश्न आप सभी से है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? जी बिल्कुल सही, आनंद मठ किसकी रचना थी? हाँ पढ़ के तो आए हो। और इस समय कौन था? गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, और इसने इस विद्रोह को जो है कब समाप्त कर दिया था? 1820 में। तो चार ये पॉइंट याद रखना, ये तीन डेट और कहां पर, बस ये पूछा जा सकता। आनंद मठ पब्लिश कब हुआ था? ये हुआ होगा, विद्रोह का वर्णन है तो 19 के समथिंग में ही हुआ होगा, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मैं बता दूंगी, ठीक है। आनंद मठ ये 1820 तक का वर्णन है, तो ये घटना जो है ये पब्लिश जो हुई होगी 19 के बाद की ही होगी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, देखकर बता दूंगी। फकीर विद्रोह ये कहां से संबंधित था, कोई बताएगा? फकीर विद्रोह प्लेस, ये पीपीटी मिल जाएगा, लिखना जरूरी है? अच्छा अच्छा, तो देख लो। अच्छा अच्छा कोई नहीं, लिख लो, थोड़ा फास्ट लिखो। फकीर विद्रोह बंगाल, सर्वाधिक जन विद्रोह याद रखिएगा बंगाल में हुए थे। थोड़ा फास्ट हाथ को चलाइए आप सभी। अच्छा, कृषक आंदोलन में सबसे फेमस आंदोलन कौन सा था? कृषक आंदोलन, हम्म हम्म चंपारण, और उससे पहले जो था नील विद्रोह, सबसे ज्यादा जो फेमस रहा था, हाँ नील विद्रोह। लिखते ही हाँ बोल देना कि हो गया। इसमें नोट करो, बस सारी बातें मत करना, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, बस अब इसे मत कर लेना, ये नहीं पूछेगा, वो मैं बता रही हूँ बस। और ये कर लो आनंद मठ, बंकिम चटर्जी। आगे बढ़े, हाथ फास्ट जब मैं बोल रही हूं तभी, फिर ये भी याद रखिएगा बंगाल का है, ये पता होना चाहिए कम से कम। 1776 से 77 बहुत कम समय काल तक चला था, धार्मिक विद्रोह था, धर्म के आधार के लिए हुआ था। बस इसमें दो बातें याद रखेंगे, मजनूम शाह और चिराग अली शाह ने इसका नेतृत्व किया था, दो बातें। नेक्स्ट पाइका विद्रोह, ये तो पता होगा, आप लोगों की तरफ से कभी जवाब नहीं आता। हाँ उड़ीसा, राजा कौन थे पाइका विद्रोह के समय? राजा कौन थे? बक्सी जगबंधु,
नेतृत्व किसने किया था यहां ही देख के बता देते, इसलिए इधर थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेतृत्व यानी लीडर वो ही उड़ीसा के उस समय राजा भी थे। ये क्या करते थे राजा, अपने यहाँ जो सिपाही काम करते थे इनको वेतन के रूप में जो दिया जाता था कर मुक्त भूमि देते थे। याद रखिएगा उस समय अधिकांशतः लोगों को, जो प्राचीन समय काल में हमने क्या देखा, क्योंकि नगद नहीं चल रहा था तो ज्यादा वेतन क्या, या तो कोई भूमि, इन्हें भूमि ऐसी दी जाती थी जिसपे टैक्स नहीं लगता था, यानी कि भूमि पर जो टैक्स नहीं देते थे वो टैक्स बचता वही उनका क्या था, समझ लीजिए कि एनुअल या जो भी मंथली सैलरी हो गया, एनुअल समझ सकते हैं। पाइक जाति, अब दो बातें याद रखने की, ये विद्रोह में किसने वो थे, तो पाइक जाति थे, और पाइक जाति को ही, पाइक जाति इनका जो है मदद करते थे विद्रोह में, और इन्हें मिला था वो करमुक्त भूमि। परंपरागत रूप से खुर्दा, और ये राजा कहाँ का था, बक्सी जगमदूर राजा थे खुर्दा के, और सैन्य गतिविधियों के लिए कर मुक्त भूमि देते थे इन्हें। और इस विद्रोह को जब 2017-18 में, 17 की घटना है, 17 में जब 200 साल पूरे हुए थे तो उस साल के बजट में भी इसके लिए एक बड़ा सा समारोह घोषित किया गया था। जब भी कोई घटना हो उसके 100 साल होंगे, 50 होंगे और 25, तो उसके पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं, तो सरकार द्वारा उसके लिए कुछ घोषणाएं की जाती हैं। तो ये तब की बात है, अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस समय बहुत चर्चा में था। दो बातें याद रखनी है, बक्सी जगमंदू और जनजाति कौन से थे, पाइक, बाकी कुछ नहीं याद रखना। अहोम कहां, कहां की घटना थी, सॉरी कब की, 1828 से 33 तक जो है ये घटना चली थी। कारण क्या था, कल हमने बात जो की थी आंग्ल वर्मा युद्ध के कारण, जब असम और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, तो वहां की जो लोकल जनजाति थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी सबसे अधिक वो जो क्षेत्र है वहां आपको जनजाति लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को से जब आप मिलिएगा, वो बहुत कट के उत्तर भारतीयों से या दक्षिण भारतीयों के लोगों से रहते हैं, बहुत, उनकी भाषा बहुत अलग है, रहन सहन काफी अलग है, और उन्हें बहुत लोग, क्योंकि वो देखने में थोड़े से, तो बहुत लोग उन्हें चीन और जापान, इसलिए बहुत लोग, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर जब दिल्ली में देखिएगा उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया जाता नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ। लीडर कौन थे, गोमधर कुंवर, और एक और था कुमार रूपचंद। ब्रिटिश कंपनी ने शांति नीति अपनाने हेतु वर्ष 1833, क्योंकि कब अंत हुआ था, 1833 में, उत्तर असम के राजा थे, तो एक बात याद रखिएगा, जिन राजा को दे दिया गया था वो क्षेत्र, वो थे महाराज पुरंदर सिंह। तो बस क्या पॉइंट याद रखना है, आंग्ल वर्मा युद्ध के तहत जो है इसकी शुरुआत हुई थी। लीडर गोमधर कुंवर और कुमार रामचंद्र, और उस समय असम के राजा कौन थे, बस पुरंदर सिंह। बस इतनी सी बातें फिर याद रखे। कम टू नेक्स्ट, फराजी विद्रोह कहां हुआ था, बंगाल। यहां पर सरियतुल्लाह ने इसे शुरू किया था, याद रखिएगा, इस आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी सरियतुल्लाह द्वारा, लेकिन उसे आगे किसने बढ़ाया था, इनका ये पुत्र था, याद रखिएगा, पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिस नाम से जाना जाता था, इसका रियल नाम था दादू मियां, जिस नाम से ये फेमस था दादू मियां था। तो दादू मियां ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, लेकिन शुरुआत यानी कि किसने की थी, तो सरियतुल्लाह द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये विद्रोह 1838 से 57 तक चलते रहा, क्योंकि समय काल ये है। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायियों ने बहाबी आंदोलन, अब प्रश्न आप सभी से है कि बहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष और किसने की थी, बहाबी, जिसका मुख्य केंद्र पटना ही था, पटना से इसका जी बोलिए, 1800, जोड़ जोड़ से था, 1820 में शुरू हुआ था।
और मुख्य केंद्र पटना था, और सैयद अली ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? सैयद अली द्वारा जो है इसकी सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वहाबी आंदोलन की, वो की गई थी सैयद अली। लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो था पटना रहा था, इसलिए इसके पूछे जाने के चांसेस अधिक होते हैं। बाद में ये आंदोलन वहाबी आंदोलन का ही अंग बन गया। वैसे इसका अंत मान लिया गया, लेकिन इसके जो नेतृत्वकर्ता, जितने समर्थक लोग थे, वो वहाबी आंदोलन को समर्थन करने लगे थे। जी बोलिए, किसी ने कुछ बोला? अच्छा, पूछा था, आप पूछ रहे हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए जो आंदोलन का बिहार के क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव रहेगा वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए जब भी कहा जाता है कि सेंट्रल एग्जाम की नहीं, आप किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी घटना, चाहे वो भौगोलिक पढ़ रहे हैं तो भी आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना होगा, ऐतिहासिक पढ़े यानी हिस्ट्री को पढ़े तो बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि एक प्रश्न है, ऑल इंडिया जो क्या बोलते हैं फार्मर कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान आंदोलन, बहुत फेमस। हाँ, 1936 में किसने किया था? हाँ, तो उससे पहले बिहार में किसान सभा आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था? उससे पहले 1990 नहीं था। हाँ, 19 वाला मेघ नहीं था, 3 हुए थे किसान आंदोलन, तो 29 में जो हुआ था, क्योंकि वहां भी सहजानंद सरस्वती ने ही नेतृत्व किया था। तो जब ये पढ़ेंगे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में किसी भी घटना का क्या प्रभाव पड़ा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कितूर चेन्नम्मा। अच्छा, ये क्या मैंने बता दिया, सॉरी, फैराजी जो है महाराष्ट्र में है। फैराजी विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र का विद्रोह था, ना कि बंगाल का। और यहां पर एक समूह होता था, याद रखिएगा, उसने एक, अच्छा सही है, बंगाल ही है। ये कहां पर था? नाम से आप बता सकते हैं कि ये नाम किधर का होगा? साउथ में। साउथ में कहां से? कर्नाटक से था। ये जो थी वहां के जो राजा थे, राजा मला सर्जा, इनकी मृत्यु के बाद इनकी विधवा जो थी उनका नाम था चेन्नम्मा, कितूर चेन्नम्मा। कितूर प्लेस का, जगह का नाम है। उनकी वाइफ का नाम था चेन्नम्मा। उन्होंने ये विद्रोह किया था किसके विरुद्ध? अंग्रेजों से। और क्यों? अपने उत्तराधिकार के लिए, क्योंकि उनके पति के मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका उत्तराधिकार जो है खुद में शामिल किया था। तो ये लड़ाई उन्होंने इसलिए लड़ा था। इसके नेतृत्व याद रखिएगा, एक तो इनकी जो विधवा थी चेन्नम्मा, और इनका जो है सेनापति था रयन्ना। सेनापति यानी कि सेना में जो सबसे मुख्य होता है वो रयन्ना था, और रयन्ना ने चेन्नम्मा का साथ दिया था, किस लिए? उत्तराधिकार के लिए। और उसके बाद क्या हुआ था? 1829 में रानी चेन्नम्मा ने, ये कौन था? गवर्नर यानी सेनापति, विद्रोह कर स्वतंत्र। और याद रखिएगा चित्तूर को, क्या था? कितूर, हाँ, कितूर को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया गया था। यानी उत्तराधिकार किन्हें मिल गया? इन्हें वापस। अंग्रेजों का अधिकार जो है नहीं रहा। तो ये एक याद रखिएगा, राजा का नाम याद रखिएगा, किसने किया था, बस इतनी सी बात याद रखनी है घटनाओं में। गडकरी विद्रोह, ये बहुत कम टाइम तक चला था, सिर्फ 1 ही साल तक महाराष्ट्र में। याद रखिएगा गडकरी, वहां पर एक समुदाय होता है जो कि यहां मराठा द्वारा जो युद्ध किए जाते थे उनमें ये भाग लेते थे। यानी मराठा के सैनिकों में जो होते थे वो क्या कहलाते थे? गडकरी। नेतृत्व करते थे, तो ये कहलाते थे क्या? और इन्हीं के द्वारा जो है ये मेनली महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू हुआ था। दाजी कृष्ण पंडित जो थे, इसके मुख्य लीडर कौन थे? दाजी कृष्ण पंडित। और गडकरियों ने समनगढ़ और
भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया। ये महाराष्ट्र में 2 किले हैं और इन किलों पर किसका अंततः अधिकार फिर हो गया था? मराठों ने अधिकार किया था। पर यहां मैं डबल टिक करूंगी। अब ये लास्ट विद्रोह है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे रट के जाना। बाकी मैं ग्रीन पेन से डबल टिक जितने पे कर दूंगी या स्टार बना दे रही हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस। कूका आंदोलन कहां हुआ था? कोई बताना चाहेगा? जी बिल्कुल। किस लिए हुआ था? मुख्य कारण क्या था? ये था जो सिख धर्म है उसमें जो बुराइयां थी उसे समाप्त करने के लिए। सिखों में जो बुराइयां थी उसे समाप्त करने के लिए मुख्य कारणों में था, देखो यहां लिखा भी है, सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कूका विद्रोह की जो है शुरुआत की गई थी। नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका। इनके नाम पे ये इस विद्रोह का नाम जो है कूका रखा गया था, कूका विद्रोह। कूका आंदोलन में कहा जाता है असहयोग आंदोलन कब की घटना है? ईयर 20 से 22 तक चली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक और हुआ था, 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम 20 से 22, फिर एक हुआ था, सॉरी 20 से 22 मैं बोल रही 30। हाँ, जो दूसरा विद्रोह फिर से किया गया था। हाँ बिल्कुल, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से महात्मा गांधी वापस आ गए थे। सर प्लीज, सो रहे हैं, उन्हें बोलना। तो सविनय अवज्ञा दूसरा कब हुआ था? जब वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो मांग रखी थी वो नहीं मिलता है, तो गांधी जी वापस आ गए थे, तब जब यहाँ शुरू किया गया था द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया गया था? कांग्रेस का सारा धन जो है अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका पूरा धन जो है जब्त कर लिया गया था। नेक्स्ट, अब हुए जनजातीय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा प्रश्न किसान और जनजाति से पूछे जाते हैं। जन विद्रोह में सिर्फ 3 जो है वहां से आपको प्रश्न अक्सर देखने को मिलेंगे। चुआर विद्रोह देख के ही बता दीजिए। हाँ, मेदिनीपुर कहाँ है? बिल्कुल सही। कब की घटना है? 1786 में मेदिनीपुर जिला प्रभावित हुआ था। ये प्रशासनिक कारणों से हुआ था। प्रशासनिक अंग्रेजों द्वारा प्रशासन के विरुद्ध किया गया था और नेतृत्व जिसने किया था दलभूम, कैलापाल, ढोलका नाम था और बाराभूम। इन 3 जगह के राजाओं ने किया था। याद रखिए, ये जो है यहाँ के राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रशासनिक सुधार के लिए जो है ये आंदोलन किया था। तो याद रखिएगा, ये जो विद्रोह था जनजातियों द्वारा था, क्योंकि ये तीनों जो क्षेत्र के राजा हैं, ये तीनों क्षेत्र, बारभूम कहा जाए, ढोलका कहा जाए, दलभूम, ये लोग जनजातीय जो हैं वेस्ट बंगाल के क्षेत्र हैं। बिहार में जनजाति आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन झारखंड वाला जो एरिया होगा, झारखंड में छोटा नागपुर, राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ पर आपको बहुत सारे जनजाति समूह देखने को मिलेंगे, जिसमें मुख्य रूप से कौन से जनजाति पाए जाते हैं? क्योंकि जनजातियों से प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, संथाल, मुंडा, क्योंकि मुंडा विद्रोह भी हुआ था, संथाल विद्रोह, एक वहां जनजाति पाए जाते हैं हो। कोल विद्रोह जो है अलग है। हाँ, नेक्स्ट, खोंड एवं सवार, ये जो विद्रोह है, एक ही विद्रोह को 2 नामों से जाना जाता है। ये एक याद रखिएगा, खोंड विद्रोह मेनली जो हुआ था नर बलि, जनजातियों में अभी भी देखिएगा, जैसे हिंदुओं में क्या है, मनुष्य को नहीं दिया जाता पर जानवरों को तो बलि दी जाती है। आज भी देखिएगा हमारे यहाँ बहुत ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें पक्षी में कबूतर वगैरह हो गए या फिर बकरी, मुर्गी, जो भी मुर्गा मुर्गी, उसे बलि दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास है कि हम ईश्वर को किसी जीव का जो है वो देंगे तो वो हमारे बच्चों की या हमारे फैमिली की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सोचा जाए तो कितना गलत है कि वो भी तो एक जीव है।
हम अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी और की हत्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं या हमारी फैमिली जो है सुरक्षित रहेगी। तो अंग्रेज वैसे भी मानते थे भारतीयों को असभ्य, कि इनके यहाँ अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने नर बलि पर रोक लगाई। नर होता था, इसलिए सबसे जो है नर बलि के लिए जो है नर बलि प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो खोंड जनजाति है उन्होंने विद्रोह किया था। मुख्य कारण में एक तो कर लगाना, क्योंकि कर लगाया गया था। दूसरा, जमींदार और साहूकारों द्वारा जो अधिक ब्याज लिया जाता था। आज भी देखेंगे जो साहूकार, जो गांव में महाजन कहा जाता है उनको सिंपल भाषा में, तो महाजन क्या करते हैं, बहुत उच्च दर पे जो है वो ब्याज देते हैं। किसानों को इससे क्या होती है, दिक्कत होती है, वो पूरी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुका पाता है, मूल कभी वापस नहीं कर पाता। और यही वजह है कि वो पूरी लाइफ किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है, यानी कि उससे जो है फोर्स्ड जो है लेबर कराया जाता है, जो बलात् श्रम कहलाता है, जबरदस्ती का श्रम कराया जाता है। तो मुख्य कारण में बस एक ही याद रखिएगा, नर बलि प्रथा। अब यहां पॉइंट याद रखना है कि इनके द्वारा जो नर बलि प्रथा चलती थी उसके लिए एक शब्द यूज होता था जिसे मोरिया कहलाता था। मोरिया, ये नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि मोरिया शब्द का तात्पर्य निम्न में से क्या है। तो खोंडों द्वारा जो नर बलि प्रथा होती थी वो मोरिया कहलाती थी। प्रभावी क्षेत्र तो याद रखिएगा, उड़ीसा से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र और मध्य भारत में भी कहीं कहीं, क्योंकि मध्य भारत में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं जनजाति, भारत में सबसे ज्यादा जो है मध्य देश। हाँ बोलिए। नहीं, मनुष्य की, नर। इसीलिए तो पशु की तो हिंदुओं में भी प्रचलित है, आज भी प्रचलन में है। नर यानी मनुष्य की बलि देना, नर बलि प्रथा, इसलिए रोक लगाया गया था। तो इस प्रथा को वो लोग मोरिया शब्द, क्योंकि इनका मानना था कि ये हमारा वंशानुगत प्रथा है, आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। बताइए, प्रश्न आप लोगों से, सर्वाधिक भारत में जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य? हाँ जी, तो मध्य देश में भी यहां पर इसलिए विद्रोह किया गया, उड़ीसा से लेकर बंगाल तक। लीडर कौन थे मुख्य? चक्र विसोई और राधा कृष्ण दंडसेन। याद रखिएगा, चक्र विसोई को घटना है, हाँ 1855 में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेन ने किया था, लेकिन ये भी 1856 में मृत्यु हो गई इनकी भी। ये घटना जो हुई थी, इस घटना में एक बात याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट ईयर नहीं पता चल पाता है, वैसे ये घटना होगी तो इसी के आसपास, क्योंकि 1855 में चक्र विसोई और 1856 में राधा कृष्ण दंडसेन ने नेतृत्व किया था, तो लगभग इसी के आसपास की ये घटना होगी। बस इतना याद रखना है। कम टू नेक्स्ट पेज। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र, कहां पर है छोटा नागपुर क्षेत्र? जी, झारखंड। इसके अंतर्गत जो मूल क्षेत्र सिंहभूम, पलामू डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग और मानभूम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी वर्तमान में, यहां पर जो है इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला था। कारण क्या था इस जनजाति विद्रोह का? तो वही सेम कारण था, भूमि कर का अत्यधिक बढ़ जाना। बिचौलियों का सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी जमींदार और ठेकेदारों से। कर में जितनी भी वृद्धि की गई थी, हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि जमींदारों ने की थी। हाँ, क्योंकि उन्हें क्या उसका फायदा होता था, वो जितना परसेंट तय था वो अंग्रेज को देते थे और जितना अधिक लेते थे वो उनके हिस्से में आ जाता था। अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था, किस व्यवस्था की बात हो रही है? बंगाल में कौन सा लागू था? बंगाल के रीजन में जो लागू था, तीनों भू व्यवस्था में से कौन सा लागू था? हाँ, छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों द्वारा भूमि न देकर दीकू। अब यहाँ ये कीवर्ड्स हुआ, आपको बताना है दीकू किसे कहते हैं। हाँ, जब बाहरी किसानों को न देकर किसे दे दिया जाता था? अंग्रेज बाहरी लोगों को जब देते थे। यही होता है, यही पढ़ने का तरीका होता है कि आपको ऐसे ही जवाब दिया करिए आप लोग। बाहरी जो लोग थे तो उनके द्वारा जो दिया गया, उसके लिए भूमि देने पर, आदिवासी की अपने भूमि से वंचित किए जाने पर कारणों से जो है हुआ था। अब इसमें नेतृत्व किसने किया था? बूधो भगत
और गंगा नारायण। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कई बार पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है सिंगल स्टार, खोंड, डबल स्टार। चुआर विद्रोह सिंगल कर सकते हैं, जिसपे डबल स्टार है उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। प्रमुख क्षेत्र यानी किन क्षेत्रों पे, समय काल क्या है 1855 और 56। संथाल विद्रोह को किस एक और नाम से जाना जाता है? संथाल छोटा नागपुर रीजन में एक जनजाति समूह है राजमहल पहाड़ियों में, इसे किस एक और विद्रोह के नाम से जाना जाता है? किसी को पता है? बोलिए, जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हूल विद्रोह कहा जाता है। हाँ जी, हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह, दो नामों से जाना जाता है। ये दमन एको संथाल परगना जो कि झारखंड, वो सॉरी वेस्ट बंगाल, बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर यानी कि वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन में, छोटा नागपुर यानी कि उस समय क्या वो कहलाता था, बिहार कहलाता था, क्योंकि 2000 में जाकर झारखंड अलग हुआ है तो वो बिहार ही कहलाता था। और ये जब की घटना है तब वो पूरा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? बंगाल प्रांत। तो उस समय की घटना है। वहीं उपनिवेश, क्योंकि तब तक अंग्रेज भारत को पूरी तरह उपनिवेश बना चुके थे 1765 के बाद। फिर जो आर्थिक भू राजस्व की नीतियां लाई गई थी उसके तहत जो वाणिज्यिक 3 चरण थे, वाणिज्यिक चरण, आर्थिक चरण जिसमें बैंकिंग वगैरह में सुधार किया गया था, और एक जिसमें कृषि में नकदी फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। महाजनों द्वारा अत्यधिक कर, पुलिस भ्रष्टाचार, संथालों में गरीबी। अब क्या होगा कि अगर ऑलरेडी ये वनों पे जीवन निर्वाह करते थे, उसमें भी अंग्रेजों की दखल अंदाजी हो गई तो उनके यहाँ गरीबी और भूखमरी बढ़ने लगी। अंग्रेजी अदालतों में न्याय का न मिलना, क्योंकि सबसे पहले याद है रखिएगा, संथाल पहले न्याय मांगने गए थे, लेकिन जब इन्हें न्याय नहीं मिला था तब जाकर इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। अपनी जमीनों से बेदखल करना, क्योंकि जो इनके वन क्षेत्र थे उस पे अब वन क्षेत्रों पर इमारती लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज ने दखल अंदाजी शुरू कर दिया। तो जब इनके क्षेत्रों पर भी अधिकार करने लगे तब। नेतृत्वकर्ता सीधो कान्हू। अब बताइए, इनके अलावा और 2 लोगों ने नेतृत्व किया था जी। भैरव। ये 4 लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और ये याद रखिएगा। वर्ष 1856 में भागलपुर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास की बात हो रही है। कमिश्नर उस समय वहां का था ब्राउन और मेजर जनरल था लॉयड। इसने इस विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया था। ये विद्रोह बहुत लंबे समय तक नहीं चला था, यानी कि जनजातियों की हार हुई थी। एटलीस्ट लास्ट में जो है अंग्रेजों की भी जीत हुई थी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने इस विद्रोह को चलने ही नहीं दिया था। 55 में शुरू हुआ और 56, और फिर 1856 में कौन सा रिवॉल्ट होता है? 56 नहीं, 57। हाँ हाँ, बहुत। तो उसके जो कारण थे उसमें ये सभी कारण कहीं ना कहीं जो थे शामिल। हाँ, लेकिन वो मुख्य कारण जिसकी वजह से हुआ था वो बंदूक वाली घटना, जिसकी वजह से। हाँ हाँ, नेक्स्ट इस पे भी डबल वो कर ले। अच्छा, हो चुका है। मुंडा विद्रोह किससे संबंधित है? किस दिवस को विरसा दिवस मनाने की घोषणा हुई है? किस डेट को? 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर को उनका जन्म दिवस है। कब घोषणा की गई है? हाँ बोलिए, सही है, 2023 में, अभी पिछले साल किया गया है। कोई हंसने की बात नहीं है, कोई नहीं। 2023 में ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है कि 15 नवंबर को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बिरसा मुंडा दिवस के रूप में। बिरसा मुंडा सिर्फ गौरव दिवस पूरा नाम है। अच्छा, साइंस से प्रश्न मैंने देखे बहुत सारे हैं। साइंस आप लोग पढ़ते हैं? प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर का रीजन था।
मुंडा विद्रोह कहां से, यही झारखंड वाला रीजन था। मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? हाँ बोलिए, सही है, उलगुलान। हाँ, क्या हुआ? उलगुलान जी, उलगुलान विद्रोह। यहां कारण था, मुंडाओं में एक परंपरा चलती थी खुट कटी। ये क्या होती थी? खुट कटी, खुंट कटी। ये होता था कि जो जनजाति लोग थे, याद रखिएगा जनजातियों का जो समूह होता है 7 8 10 घर एक साथ रहेंगे, फिर दूसरे जंगल में कुछ घर रहेंगे, तो ये लोग सामूहिक खेती करते हैं। खुटकुटी प्रथा कुछ नहीं है, सामूहिक खेती है, सामूहिक खेती करने का प्रचलन जो है वो कहलाता है। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनके जमीनों को पर किसी और को खेती करने के लिए दे दिया, तो इस वजह से ये जमींदारों से जो है इन्हें गुस्सा हुआ और इन्होंने ये विद्रोह किया था। भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, क्योंकि क्या हुआ कि अंग्रेज और जमींदार जो थे सामूहिक खेती की जगह पर क्या ला दिए, जो सबसे अधिक मान लो कर दे सकता है उसे वो भूमि देने लगे, इस वजह से इन्होंने किया था। इसके अलावा एक और इनमें व्यवस्था चलती थी जो कहलाती थी बेठ बगारी, सॉरी बेगारी। ये क्या है? फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो बलात् श्रम किसी से करवाया जाता है, ये करवाने लगे थे। तो इन दो चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था, बलात् श्रम, जबरदस्ती जो है इनसे क्या किया जाता था, जो संथाल जनजाति थे उनसे बिना फ्री में जो है काम करवाया जाता था। तो इन दो कारणों से ये विद्रोह जो है शुरू हुआ था, बस दो ही कारण याद रखना है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? वहां के जो आम जनता थे, जनजाति समूह थे, किस नाम से जानते थे? हाँ, धरती आबा। इसका अर्थ होता है मतलब ईश्वर के समान, धरती को चलाने वाला, उनकी धरती को जो चलाने वाला धरती आबा कहते थे। क्या हुआ था फिर, क्या किया जाता है, फरवरी 19,000 की बात है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिरसा मुंडा को, और रांची के जेल में रख दिया जाता है, रांची जेल में। फिर आगे जाकर क्या होता है, जून में वही जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बार पहले गिरफ्तार ये हुए थे, 1900 पहले की बात है, 1896 या किसी में, तो ये वापस आ गए थे जेल से, दोबारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जून में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये प्रश्न बीपीएससी तक में पूछा गया है, जून 19,000 में मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक, ये प्रश्न पूछा हुआ है। परिणाम क्या निकला अंततः, मतलब इस विद्रोह का क्या हुआ कि खुटकुटी प्रथा को भी इनको मान्यता मिल गई, यानी ये सामूहिक रूप से खेती कर सकते थे, और जो इनमें बलात् श्रम था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब अंग्रेज इनसे जो है बलात्, जबरदस्ती जो है फोर्स्ड लेबर नहीं कराते थे। पॉइंट क्या याद रखना है, कहां पर था, कारण क्या, दो ही, खुटकुटी और बेठ बगारी, और एक बिरसा मुंडा, बस सिंपल है। नेक्स्ट, खासी विद्रोह, ये तो बता ही सकते हैं, जियोग्राफी याद करिए। हाँ बिल्कुल, मेघालय, वहां कौन सी 3 पहाड़ियां फेमस है? हाँ, गारो, खासी और जयंती। तो खासी विद्रोह 1827 से लेकर 33 तक की घटना है। वर्ष 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, यानी ब्रह्मपुत्र उधर से ही निकलते हुए आती है, अरुणाचल से पहले वो निकलती है, ग्लेशियर से होते हुए वो अरुणाचल, फिर असम से होते होते फिर गंगा में मिलती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र जब गंगा में नहीं मिलती तो किस नाम से जानी जाती है उससे पहले? वो तो निकलती है तब की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद भी फिर वो किस नाम से? जमुना। वो तो आप बता रही हैं जब ग्लेशियर से निकलती है तब, जब वो चीन वाले एरिया से, हिमालय के तराई क्षेत्र से निकलते आती है, तो बिल्कुल सही, दिहांग दिबांग कहलाती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्रा होती है, फिर वो जब इधर असम की तरफ तो जमुना नाम से जानी जाती है, और फिर गंगा में मिल जाती है, और गंगा और जमुना जब मिलती है तो पद्मा, फिर मेघना, और होते हुए वो नीचे निकलती है। वैसे ये जियोग्राफी का है, रिलेट थोड़ा सा कर लीजिए। नेतृत्व, लीडर कौन थे?
1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह को यानी सेना द्वारा ही दबा दिया गया था, पर फिर भी 5 साल जो है ये विद्रोह चला था मेघालय में, खासी। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह, ये 3 फेज में चला था। पहले 1822 में, फिर कुछ दिन शांत रहा, फिर 1825-26 में दोबारा उभरा, और फिर अंततः 1839 से 41 में जाकर ये समाप्त हुआ था। ये हुआ, फिर बीच में शांत हो गए, फिर हुआ, और फिर इसमें कुछ नहीं था कारण आर्थिक शोषण। 1 स्टार यहां भी लिख लीजिए। ये प्रश्न पूछे जाने के चांसेस कम है। इससे पहला जो था, नेतृत्व किसने किया था? चितरसिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने। वर्ष 1825-26 में शुरुआत यहां से हुई थी। फिर क्या हुआ, दोबारा इतने में भयंकर अकाल पड़ी थी, रामोशी विद्रोह, अकाल पड़ी थी। तो रामोशियों में एक व्यक्ति थे, ये पहले नेतृत्वकर्ताओं में से हो गए, उमा जी नाम था उनका। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह, यानी दूसरा जो चरण था ये हुआ सेकंड चरण, रामोशी विद्रोह। ये भी वो जनजातीय विद्रोह है जो कि क्या बोलते हैं, बंगाल के क्षेत्र के आसपास, इसमें वो जिसमें छोटा नागपुर वगैरह सब आएगा, पूरे बंगाल प्रांत में। वर्ष 1840-41 में जब कौन सा फेज हुआ, थर्ड फेज शुरू हुआ, तब इन्होंने किया था। ये पहले में किए, इन्होंने विद्रोह को बादामी दुर्ग यानी कर्नाटक, अच्छा रामोशी है दक्कन क्षेत्र में, ना कि दक्कन क्षेत्र में, महाराष्ट्र वगैरह कर्नाटक का कुछ हिस्सा दक्कन क्षेत्र में हुआ था। तो बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा है कहां, महाराष्ट्र, यहां पर जो है ध्वज लहरा दिया था। पर जीत किसकी हुई थी, इसमें रामोसियों की जीत हुई थी। रामोसी जो वहां के समूह थे, समुदाय थे, उनकी जीत हुई थी। दक्कन क्षेत्र, महाराष्ट्र, उसमें कर्नाटक का कुछ रीजन। क्लियर। नेक्स्ट, मणिपुर और नागा विद्रोह, सिंपल सा है, नॉर्थ ईस्ट का विद्रोह है। इसके समय काल के बारे में मैंने सर्च किया, बहुत सही समय काल नहीं दिखा रहा है। किस कारण से हुआ था, सामाजिक एकता लाना, रीति रिवाज। हमेशा याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में जो विद्रोह होंगे या जनजाति विद्रोह होंगे, उनमें उनके पारंपरिक विद्रोह कहीं ना कहीं कारण बनेंगे, क्योंकि आज भी जनजातियों का जीने का तरीका जो है हमसे बहुत अलग है। बहुत ऐसे जनजाति समूह जो है मूल रूप से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपको खोंड, पढ़े लिखे जनजातियों में आते हैं, भील। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है जनजाति, मीणा, राजस्थान में। उनकी आर्थिक स्थिति देखकर ऐसा लगता है वो क्यों है जनजाति, इतनी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है। मीणा, हाँ ये मीणा जनजाति होती है णा, ये राजस्थान में मूल रूप से पाए जाते हैं। कुछ जनजाति आपको ये हरियाणा के, जो कि राजस्थान से सीमा लगती है, वहां ये बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति होती है। मैं कहूं जितनी वैकेंट आती है उसमें से लगभग 2-4 छोड़ के सारे वैकेंट इन्हीं के नाम चली जाती है। ये इतने एजुकेटेड भी हैं और इतने आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। पर अब ये है कि इन्हें ये डिग्री मिली हुई है, क्योंकि अभी देखिए विवाद चल रहा है, क्रीमी लेयर, SC ST। एक तरह से बात किया जाए, खैर हमें इस मुद्दों पे अभी ज्यादा नहीं बात करनी चाहिए, वो गलत नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जो SC समूह है या ST समूह है, कौन एजुकेशन में जाता है, जो जिसके पिता दादा ऑलरेडी एजुकेटेड थे। लेकिन क्या जो निचले तबके पर लोग हैं, ग्रामीण परिवेशों में हैं, सुदूर क्षेत्रों में जनजाति समूह है, या क्या बोले जाते हैं वो जो SC होते हैं, शेड्यूल कास्ट जो है, क्या वो बढ़ रहे हैं? कौन बढ़ रहेंगे? जिनके पिता ऑलरेडी बड़े पोस्ट पे हैं, जिनके पिता नौकरी में हैं। तो वहां क्रीमी लेयर गलत नहीं है पूरी तरह, बस ये है कि उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो तरीका अलग होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है तो ठीक है, कम से कम जिसके पिता नौकरी में है उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए छूट, उन लोगों को आगे बढ़ाओ। देखो पूरी तरह आर्थिक तरीके पे यानी इकोनॉमिकल तरीके से रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। जैसे आज बहुत सारे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, प्लीज आप लोग सुन लीजिए, उनका कहना होता है
कि हमारे भी समूह में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कितने परसेंट जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है? नहीं है। तो सिर्फ आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये क्रीमी लेयर की अवधारणा जो है लाई गई थी। और ये जो मुद्दा चल रहा है, भले ही विवाद, गलत नहीं है, वरना वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आगे बढ़ेंगे जो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं या फिर आर्थिक रूप से संपन्न हैं। तो ये थे मणिपुर, मीणा जो है सबसे ज्यादा संपन्न होते हैं। इस वजह से इसमें किया था रोंगमई, जदोनांग और नागा युति। इसे क्या उपाधि दी गई थी? गैंडिलियू को। गैंडिलियू को किसने और कौन सी उपाधि दी थी? बहुत चर्चित नाम है हिस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था उपाधि गैंडिलियू को? ये बता सकती हैं? रानी की उपाधि दिया था। और इसके अतिरिक्त ये उपाधि में एक और थे, आजाद हिंद फौज जो संगठन था उसने भी दिया था। इनके अतिरिक्त आजाद हिंद फौज संगठन। अब बता दीजिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह। वो तो जाके शामिल हुए थे ना, शुरुआत तो उन्होंने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। आप लोग पढ़ के नहीं आते? देखिए लड़कियां, और फिर बोलोगे लड़कियां ज्यादा क्यों मैम सेलेक्ट हो रही हैं, टीचर इतनी बन रही हैं। बनेंगी तो यही जवाब ये दे रही हैं, और ऑलरेडी रिजर्वेशन भी इन्हें मिला हुआ है, पढ़ भी यही रही हैं, तो सिलेक्शन भी यही लेके जाएंगी। 50% तो लेंगी ही, और आपके हिस्से में से भी लड़कियां ही लेके जाएंगी। पढ़ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पढ़ के ही मुझे हंसी आती है कि मैं सारा बात लिख के आती हूँ, आप लोग क्या देखते हैं? ब्लैक बोर्ड, ये नहीं, डिजिटल बोर्ड पे आपका ध्यान नहीं रहता। कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का? यहाँ साफ साफ ये बात लिखा है। कम से कम ये देखो कि मैम पीपीटी से पढ़ा रही हैं, और आपकी सुविधा के लिए मैं पीपीटी देती हूँ कि आप रिवाइज कर लीजिए। कम से कम इसी पर देख लो, क्लास में मत देखो, वो काम नहीं आएगी। लास्ट में सिलेक्शन काम आएगा। सिलेक्शन लोगे तो ही कोई मिलेगी, वरना फिर कोई मिलती भी नहीं। और खासकर बिहार में सरकारी नौकरी के बिना पूछे नहीं जाते लड़के। तो जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने गैंडिलियू को जो है रानी की उपाधि दी है, क्योंकि बिहार का और उत्तर, जो ये पूर्वी उत्तर है, इसका एक सिनेरियो है कि लड़का अगर सरकारी नौकरी है तो उसके पास भाई कमाता है, प्राइवेट वाला नहीं कमाता है। तो सोच लो, सिलेक्शन लोगे तो कोई बेटी देगी, वरना नहीं देगी। देंगे, बोलेंगे कि अरे क्या ही। प्रमुख किसान विद्रोह। किसान विद्रोह में ये क्या था? ये सब इतना पूछा नहीं जाता है, ज्यादा से ये प्रश्न पूछा हुआ है। आप लोग प्रीवियस का भी देखते नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। जरूरी नहीं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी का प्रीवियस देखिए, उससे रिलेटेड, जैसे वन डे और एग्जाम है, अगर उसको देखिएगा तो बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे वहां से जो है उठे होते हैं। मैं कल देख रही थी, जीएस में आपका साइंस का अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, प्लीज साइंस को अच्छे से पढ़िएगा। साइंस के प्रश्न बहुत अच्छे थे, इंटरेस्टिंग। इसके अलावा पॉलिटी के प्रश्न, इकोनॉमी में इतने ज्यादा प्रश्न नहीं थे, पॉलिटी वाले प्रश्न अच्छे थे, और जियोग्राफी के प्रश्न तो बहुत अच्छे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार दे दो इसे। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला था ये विद्रोह। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती कराई जाती थी। क्यों नील की खेती की जाती थी? रंगों के लिए, क्योंकि जब तक मार्केट में सिंथेटिक रंग नहीं आए थे, कलर करने के लिए कपड़ों को नील का प्रयोग होता था। और जो भारत की भूमि थी, खासकर बंगाल वाला क्षेत्र जिसमें बिहार के भी क्षेत्र आते थे, यहाँ पर नील की खेती बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि कोई भी फसल मिट्टी के आधार पर की जाती है। तो यहाँ नील की खेती जब अच्छी होती थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब एक इसका नुकसान होता था, जिस खेत पर नील की खेती की जाती थी वो अनउपजाऊ हो जाती थी। हाँ, तो बंजर भूमि पर फिर किसान जो है खेती नहीं कर पाते थे, इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि खेती करें, लेकिन जो अंग्रेज थे जबरदस्ती तय किए थे कि आपको खेती करना ही पड़ेगा। तो ये विवश कर दिया था खेती करने के लिए। अब प्रभावित क्षेत्रों में नदियां वर्तमान में कहाँ है? नादिया जिला, पाबना,
वेस्ट बंगाल, खुलना, ढाका, बांग्लादेश, मालदा, वेस्ट बंगाल, दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। प्लेस के बारे में प्लीज थोड़ा याद रखिया करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने किया था लीडरशिप? दिगंबर विश्वास और विष्णु, ये दोनों भाई थे। और वहां जिसने हमने बूधो, कान्हो और चांद भैरव, वो चारों आपस में भाई थे, वो भी अपने भाई चारों थे, याद रखिएगा। नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में नील आयोग का गठन किया था। लेकिन उसमें जो हुआ था 18, एक और घटना हुई है नील विद्रोह से, यही नोट करके हम समझ लेते हैं। एक और कौन सी घटना हुई है? बोल दो, पता होगा फिर भी नहीं बोलेंगे। चंपारण सत्याग्रह, जी बिल्कुल सही। ऐसे जवाब अभी तक लड़कों की तरफ से कोई जवाब नहीं, मैं मान के चल रही हूं कि पढ़ते आप लोग बिल्कुल नहीं हो। सारा जवाब लड़कियां दे रही हैं। ओ सॉरी, 1917 में हुआ था विद्रोह, सॉरी विद्रोह, सत्याग्रह हुआ था, किसके नेतृत्व में? लेकिन गांधी जी का सहयोग यहां बहुत सारे लोगों ने दिया था। शुरुआत किसने? राजकुमार शुक्ल कहां मिले थे महात्मा गांधी से? जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, वहां मिलकर यहाँ की समस्याएं बताते हैं। महात्मा गांधी जब आते हैं, चंपारण जाते हैं, तो उन्हें पहले रोका जाता है, किसानों से नहीं मिलने दिया जाता है। लेकिन इनके जिद पर, क्योंकि गांधी जी का एक हथियार था अनशन, कोई बात नहीं माने तो वो सीधे क्या करते थे, अनशन पे। खैर यहाँ अनशन नहीं हुआ था, उनका पहला अनशन जो हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा, वहां देखने को मिलेगा। फिर गांधी जी मिलते हैं, गांधी जी के साथ यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, जिसमें एक ब्रज किशोर सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद गए थे, राजकुमार शुक्ल तो वहीं से थे, मूल रूप से चंपारण से ही थे। उसके अलावा भी 3-4, हाँ जी जी, हाँ जेबी कृपलानी, 5-6 लोग गए थे। तो यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी, वो कौन सी थी? जिसकी जांच कमेटी, यहां जैसे कौन सी कमेटी बनी? नील आयोग का गठन किया गया, वैसे ही वहां भी एक कमेटी बनाई गई थी, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, जिसके तहत जो निर्णय आया था वो गांधी जी के पक्ष में आया था, और इसे पहला सफल सत्याग्रह कहा जाता है, पहला सफल सत्याग्रह। भारत में याद रखिएगा, अफ्रीका में बहुत सारे सफल सत्याग्रह कर चुके थे, भारत में ये पहला सत्याग्रह था। और वो कमेटी जो थी, समिति जो थी, चंपारण एग्रीगेरियन समिति, जिसने निर्णय क्या दिया? किसानों के पक्ष में दिया। और ये हुआ कि अब ना तो वो नील की खेती करेंगे, और दूसरी जो इनसे जबरन लगान लिया गया था वो किसानों को वापस भी किया गया था। 2 बातें याद रखिएगा, निर्णय लिए गए थे। एक तो क्या, 6 लोग थे टोटल, महात्मा गांधी को लेकर 7 लोग थे। अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो मध्य प्रदेश के थे, मध्य देश उस समय कहलाता था। उनका नाम जो था एग्जैक्ट, उन्हें मिला के टोटल 7 लोग थे जो अध्यक्ष थे, लेकिन मेंबर टोटल, मेंबर में गांधी जी आ गए थे, और अध्यक्ष मिलाकर 7, याद रखिएगा। अध्यक्ष का नाम ऑप्शंस मैं बता दे रही हूं देख के। दूसरा, लगान वापस, लगान वापस किया गया था, किसानों से जितना एक्स्ट्रा लगान लिया गया था वो वापस कर दिया गया था। 2 निर्णय लिया गया था इस समिति के द्वारा, एक तो नील की खेती। और ये क्यों इतनी आसानी से मान गए थे, इसकी वजह मान के चलिएगा, क्योंकि अब मार्केट में सिंथेटिक जो है कलर आने लगे थे, तो इन्हें लगा कि क्यों ही, क्या समिति, वो नाम पूछना बताना था ना, एक तो फैक्ट्स, कब की घटना है, सत्य शोधक,
इस बुक में तो उसका नाम नहीं दिया हुआ है, पर वो मध्य प्रदेश के थे, मैं बता दूंगी। इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कौन कौन लोग शामिल हुए थे, जिसमें महादेव देसाई, नरसिंह वगैरह सभी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी के साथ जो लोग गए थे उसमें ब्रज किशोर, नहीं ये लोग कमेटी के मेंबर नहीं है। हाँ, गांधी जी कमेटी के मेंबर थे, अध्यक्षता किसी और ने, याद रखिएगा गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं की है। ये जो साथ गए थे, हाँ, नरसिंह, पारेख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, क्या, हाँ जी बिल्कुल, एमजी सलाई जो थे उन्होंने अध्यक्षता। एफ, अध्यक्ष, सही है, सही है। उसके अलावा जेबी कृपलानी, और ये उनके साथ नहीं गए थे, इसलिए याद रखिएगा महात्मा गांधी, क्योंकि वो मूल रूप से राजकुमार शुक्ल जो थे वहीं के थे, ये लोग जो थे पटना से इनके साथ गए थे। पाबना विद्रोह कहाँ का, पाबना बता दो, जगह इतना चर्चित है। जी बिल्कुल, बंगाल में, हाँ हाँ मैं बता रही हूँ। हाँ, 1900 जब भी बात हो रही है 11 तक के पहले की, तो सुन लो, 1911 से जितनी बार मैं पहले की बात कर रही हूं, यानी मैं बंगाल प्रांत की बात करूंगी। इसमें बंगाल प्रांत में बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब था। ये पूरा प्रांत बंगाल प्रांत कहलाता था। बांग्लादेश भी उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का अंग था, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान बाद में अलग हुआ है। पाकिस्तान के हिस्से में 1947 में क्या क्या गया था, पाकिस्तान का हिस्सा, और बंगाल भी तो पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश किसके हिस्से में गया था, वो पाकिस्तान, वो तो बाद में। हाँ, तो यहां जब भी मैं बंगाल प्रांत की बात करूं, वेस्ट बंगाल प्लस बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस बांग्लादेश, सबकी बात। फिर क्या होगा, यहां बंटवारा होने के बाद बंगाल एक अलग होगा, यानी कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक साथ था। हाँ हाँ, तो ये तो मैं बंगाल जब भी लिख रही हूँ वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कहाँ कर रही हूँ, 1876 की ही तो घटना है, बंगाल है। 1911 के बाद सोचना है, बंटवारा ही पहला हुआ है तृतीय दिल्ली दरबार में, उससे पहले हमेशा बंगाल प्रोमिनेंस याद रखना है। ये घटना कब की है, ये देखो 1873, 19 से पहले की घटना है। फिर बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, बंगाल सब एक ही है। हाँ, ये हमेशा ये बंगाल प्रांत याद रखो, जिसमें ये सारा क्षेत्र आएगा। लेकिन पाबना की बात कर रहा है तो बंगाल वर्तमान में जो विद्रोह हुआ होगा वो इस परिप्रेक्ष्य से सोचो कि वर्तमान में पाबना कहां पर है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि पूरे बंगाल, बिहार, झारखंड सब में उसका प्रभाव पड़ा होगा, वो पड़ा होगा पाबना वाले क्षेत्र में। इसीलिए किसी भी विद्रोह का नाम उस क्षेत्र के नाम पर रख दिया जाता है, यानी उस क्षेत्र पर उसका प्रभाव ज्यादा होगा, आसपास के एरिया में थोड़ा सा। अब ये नहीं कि बिहार झारखंड पे उसका प्रभाव देखा गया। हाँ हाँ, तो बंगाल आप टिक करके आ जाना, बंगाल। अच्छा, ई रहेगा तो नहीं, स्पेसिफिक पूछ रहा है तो बंगाल टिक करना है, ई नहीं करना है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं देगा, देगा भी तो भी आपको बंगाल करके आना है, क्योंकि ये मूल रूप से पाबना जिले बंगाल में ही हुआ। यहाँ इस इन सब से कोई आपको मतलब नहीं रखना है। ये जब बंगाल प्रांत लिखे तो बस समझने के लिए होता है। जब मैं बिहार स्पेशल की क्लास लूंगी तो वहां आपको मैप के थ्रू समझा दूंगी कि कैसे विभाजन हुआ था, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं है। ये बंगाल यानी कि आपको टिक भी बंगाल करके आना, ई से कोई मतलब नहीं रखना है। जमींदारों का शोषणकारी रवैया सब जगह कारणों में एक रहा है। साहूकारों, ऋणदाता जो कि देते हैं पैसे,
उनके ऋण पत्रों और डिग्री को क्या किया था, इन लोगों ने छीन कर जला दिया था। पाबना के जो किसान थे, अंततः ये लोग इनके शोषणकारी नीतियों से क्षुब्ध होकर क्या किए थे कि इनके द्वारा जितने भी, क्योंकि क्या होता था, किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे। जब मतलब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भी लिटरेसी रेट जो था बहुत खराब था हमारे देश का। अच्छा, मान लीजिए कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में रहा, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन विभाजन के बाद क्या ऐसा हुआ कि जो साउथ है वो ज्यादा एजुकेटेड हो गया और बिहार जो है वो नहीं हुआ, या उत्तर भारत इतना एजुकेटेड नहीं हुआ। जबकि विभाजन के समय लगभग स्थिति सबकी सेम होगी, ऐसा तो नहीं है कि उस समय साउथ बहुत डेवलप था। हुआ ये कि वहां पर वर्क किया गया है। जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा कहाँ लिटरेट कौन सा है स्टेट, और लिटरेसी का पैमाना क्या है, आप में से कोई बता सकता है कि एक व्यक्ति को लिटरेट कब माना जाता है? तो पढ़ना लिखना, किसी एक व्यक्ति जो कि 7 इयर्स ओल्ड हो उसे एक भाषा में पढ़ना बोलना और लिखना आना चाहिए, वो लिटरेट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, केरल में, अगर मैं केरल का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं क्योंकि केरल सबसे लिटरेट है, तो यहाँ क्या किया गया कि 7 वर्ष की बात थी, उसके ऊपर का कोई व्यक्ति आना चाहिए। यहाँ पौढ़ शिक्षा, आपने सोचा होगा जो बड़ों को एजुकेटेड किया जाता है, यहाँ इस पर काम किया गया। हाँ, यानी कि यहाँ के लोगों को वहां की भाषा को लिखना पढ़ना और ये सिखाया गया। फिर वहां के लोग बिजनेस में अपना ज्यादा, जैसे बिहार की और खासकर यूपी की मैं बात करूं, ये कमी हम लोगों में भी है। हमारे यहाँ एक बड़े एज तक सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में क्या है, हम अपने लाइफ का लगभग मैं कहूं तो 40% एज गुजार देते हैं क्योंकि हमें सरकारी नौकरी पढ़नी है। यही जैसे गुजरात जाओगे, पंजाब जाओगे, साउथ में भी जाओगे, साउथ में बच्चे बीटेक करेंगे, जॉब ज्वाइन कर लेंगे, कोई ऐसा कोर्स करेंगे 6-8 महीने का, जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ इसलिए एजुकेशन बढ़ा, पर हमारे यहाँ उत्तर भारत में इस वजह से धीरे धीरे एजुकेशन का दर जो है कम है। सबसे खराब पे कौन सा है? हाँ, और ये गर्व की बात नहीं है, बहुत मतलब उसकी शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग लिटरेसी रेट में, जहां विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था? वैशाली, और उसकी स्थिति ये है कि लिटरेसी में आज हम, क्योंकि हम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन बहुत खराब है। तो ये सारी वजह होती थी। इन्होंने क्या किया कि किसानों से क्या करते थे, पढ़े लिखे किसान नहीं होते थे तो अंगूठा अंग्रेज लगवा लेते थे। अब मान लीजिए गांव में, समझने के लिए समझिए कि गांव में एक नाम से कई व्यक्ति होते हैं, और गांव के लोगों की दिक्कत है, एक व्यक्ति अगर अपने बच्चे का नाम थोड़ा ढंग का रख देगा तो सब उसकी कॉपी कर लेंगे। देखिएगा कि थोड़ा अच्छा किसी का नाम होगा तो उस नाम से गांव में कई लोग मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है गांव के लोग सीधे तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ मामलों में खतरनाक भी बेहद होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, इसने अपने बच्चे का नाम रखा है तो हम भी अपने बच्चे का। तो हुआ क्या कि मान लीजिए आपके नाम से कोई खेत की डिग्री बनी हुई हो, कोई और व्यक्ति जो थोड़ा पढ़ा लिखा, और उस समय पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग, यानी कि जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार इन वर्गों को रखते थे। इन्होंने क्या किया कि मान लो किसी के गरीब के हिस्से में कुछ जमीन है भी, पढ़ा तो गरीब था नहीं, अब नाम सेम सेम है तो अपने नाम पे करवा लेता था। अब क्या होता था, जो पढ़ा लिखा था उसके पास जमीन बहुत अधिक हो गई, और जो गरीब किसान था उसके हिस्से में कुछ नहीं होता था। अंगूठा लगाकर अंग्रेज जमींदार इनके जमीनों पर कब्जा कर लिए थे। तो गुस्से में आकर, हाँ जी बोलिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल लाजमी है, हंसने की बात नहीं, उनका सवाल लाजमी है कि पिता का नाम अलग होता था पर हिस्सा किसका था? जमींदारों के हाथ में ही तो सब कुछ था और अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ था। किसान तो पढ़े थे नहीं, एक बार पर्ची चेंज हो गई उसके बाद पता ही उन्हें 100 बार बाद चलेगा, उसके बच्चे को चलेगा तो क्या तब तक पुरानी पर्चियां खत्म हो चुकी? नहीं, उनका सवाल लाजमी है कि पिता का नाम तो अलग होता होगा। तो ये हुआ, इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर जितना भी सब पर्ची था सब जला दिया किसानों ने, कि ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। फिर इनमें किसने नेतृत्व किया था? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, ये दोनों आपसी भाई थे, और एक और थे शंभुनाथ पाल। इस आंदोलन का समर्थन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था।
लेकिन इसका संबंध सन्यासी विद्रोह से नहीं है, याद रखिएगा। जो सॉरी क्या है, आनंद मठ की रचना, हाँ हाँ, उससे आनंद मठ से सॉरी नहीं है, बंकिम चंद्र की। आरसी दत्त इंडियन एसोसिएशन के सदस्य। इंडियन एसोसिएशन क्या था? कांग्रेस से पूर्व गठित, हाँ, एक संस्था थी जो कि जो आम जनता, जो मध्य वर्ग था, याद रखिएगा शुरुआती समय में जो कुलीन वर्ग थे या पढ़े लिखे वर्ग थे वही इन कार्यों में भाग लेते थे, मध्यम वर्ग भी नहीं लेते थे और ना ही निम्न वर्ग, उन्हें तो कुछ नहीं पता होता था। तो मध्यम वर्गों को जागरूक करने के लिए, किसके प्रति? राजनीति के प्रति जागरूक करने के लिए इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था, याद रखिएगा। जिसमें कौन कौन लोग थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने ही मिलकर जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कुछ नहीं था, जो इंडियन लीग था वो आगे जाके क्या हो गया था? इंडियन एसोसिएशन में तब्दील हो गया था। और उसके अलावा द्वारका नाथ गांगुली, इन लोगों ने समर्थन किया था। बट ये प्रश्न पूछे जाने के चांस यहां से कम है, ये पूछा जा सकता है और ईयर और कहां पर है। नेक्स्ट, दक्कन विद्रोह। दक्कन के सिंपल है कि दक्कन है, ये पुणे और अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में दैमाबाद वगैरह वाला रीजन जो है वहां पर साहूकारों, किसानों ने साहूकारों के खिलाफ किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? किसानों के सीधे जो किसानों से वसूला जाता था, अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए भारी। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से मध्य देश, दक्कन, मद्रास, महाराष्ट्र में लागू हुई थी। क्योंकि वो उधर जब आप लोग, या तो कोई गया भी हो सकता है साउथ में, आप साउथ में जाएंगे, साउथ में जो भूमि होती है वो उनका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। वहां अभी भी देखेंगे जैसे फैमिली जो होती है, तो मान लीजिए कई किसान हैं तो वो खेतों, जैसे हमारे यहाँ बंटवारा बहुत छोटी एरिया में खेत मिलेंगे, जैसे एक तो एरिया कम हुआ और बिहार का पॉपुलेशन कितना हो गया? अधिक हो गया। तो जब बंटवारा होगा भाई के भाई वंशानुगत तरीके से, तो कम होता गया। वहां एरिया ज्यादा हुआ महाराष्ट्र का और भूमि जो है लोग कम हुए तो कम है, इसलिए इधर जिधर आप साउथ में जाएंगे बहुत बड़ा बड़ा भूमि का एरिया होता है, इसलिए वहां कृषि देखेंगे उपजाऊ तरीके से ज्यादा होती है। वहां ड्रिप मेथड पढ़ा है आपने? ड्रिप मेथड जो बूंद बूंद, हाँ, वैसे सिंचाई होती है। पर हमारे यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक में लगाओगे तो दूसरे के खेतों में जाएगा। अब यहाँ क्या हो सकता है? सामूहिक खेती की जा सकती है। पागलपंथी विद्रोह, इस आंदोलन का अर्ध धार्मिक प्रकृति का, सत्य समानता और भाईचारे का, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा जमींदारों के शोषण और कृषकों की नाराजगी। बस एक ही पॉइंट याद रखना है, नेतृत्वकर्ता करम सिंह। मोपला विद्रोह कहां पर है? मोपला, बिल्कुल, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कारण सेम वही, लगान की दरें बढ़ाना और भूमि से बेदखल कर देना। किसानों में सिर्फ सिंपल, कोई आपसे पूछे कि अच्छा पढ़े लिखे हो, 4 पॉइंट बताओ किस वजह से किसानों ने विद्रोह किया था? लगान अधिक लगाया गया था, भूमि से बेदखली, जमींदारों की शोषणकारी नीतियां और ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां। 4 पॉइंट सिंपल है, बता सकते हो। नेतृत्व किसने किया था? मुदलियार ने। अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी, हिंदू विरोधी। क्योंकि याद रखिएगा ये जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर जमींदार जो थे वो हिंदू थे और किसान जो थे वो मुसलमान थे। यहाँ एक बात याद रखिएगा, किसान जो थे ज्यादा मुसलमान थे और जमींदार जो थे हिंदू थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो है धार्मिक मामला भी हो गया था। नेतृत्व शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आजाद ने समर्थन किया था। नेतृत्व लीडर ये थे, पर समर्थन किसने किया था? तो शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आजाद ने समर्थन किया था। ये भी यहां देखिएगा, शुरुआत कब हुई और दोबारा एक बार फिर से ये हुआ था तो 1921 में जाकर समाप्त हुआ था। कम टू नेक्स्ट, किसान सभा आंदोलन। ये जो किसान सभा आंदोलन की मैं बात कर रही हूं, ये कर रही हूं जो
क्षेत्रीय स्तर पर किसान सभा, ये अखिल नहीं है, क्षेत्रीय, जैसे कि बिहार में कहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं किसान जो है सभा आयोजित किए गए थे। इन्हें ध्यान से देखिए, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश में जो है पहला किसान सभा गठन किया। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उसी से प्रभावित लोगों में थे बाबा रामचंद्र, जिनका एक सुना होगा अवध किसान आंदोलन, झिंगुरी लाल सिंह, दुर्गापाल, पुराने लोगों के नाम ऐसे ही होते थे। तो इन्हीं बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन कब कर दिया? 1920 में। यानी 1918 में क्या हुआ? पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया, उसी के प्रभावित एक व्यक्ति ने 1920 में अवध किसान सभा, और इसी से एक और आंदोलन निकलेगा जो एका आंदोलन कहलाएगा। एका आंदोलन, ये उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका प्रभाव कहां से था? अवध आंदोलन से ही था। ये आ ही गया। 1921 से 92 तक चला था। ये भी सेम वही था, बेदखली, दखल संबंधी अधिकारों से का न होना, और ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में था। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान के जिले हैं, जिसमें से हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिला है। तो ये उस आंदोलन से ही निकला हुआ एक आंदोलन था, बस इतना याद रखना है। नेतृत्व जिसने किया था? मदारी पाशी ने। ठीक, पहले क्या हुआ? किसान सभा गठन किया गया, वो वहां के पूरे स्टेट के स्तर पे। फिर उससे निकला एक अवध आंदोलन, और अवध आंदोलन से प्रभावित होकर निकला एक एका आंदोलन। क्लियर है? नेक्स्ट, ये अखिल भारतीय ऑल इंडिया फार्मर कॉन्फ्रेंस 1936, ये हुआ था कहां पर? कहां जी? लखनऊ में। लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसमें जो सभा में अध्यक्षता किसने की थी और सचिव कौन थे? ये पता होना चाहिए, ऑल इंडिया है। हाँ, उन्होंने अध्यक्षता की थी, और सचिव किसे चुना गया था? जी, बहुत सही। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष हुए और प्रोफेसर NG रंगा महासचिव नियुक्त किए गए थे। दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं। ये लखनऊ कब घटित हुई थी? 1936 के इस आंदोलन से कौन कौन सा प्रभावित? बिहार किसान सभा, किसकी बात हो रही है? 1929 की। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, साउथ में आंध्र प्रदेश में एक किसान सभा, किसान संघ, ये तीनों ने मिलकर जो है अखिल भारतीय किसान संगठन का निर्माण किया था। यानी कि जो बिहार में 1929 में हुआ था, उसके अलावा एक साउथ में आंध्र प्रांतीय किसान सभा हुआ था और एक किसान संघ था। इन तीनों ने मिलकर ऑल इंडिया फार्मर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसलिए इसका भी नेतृत्व किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। तेभागा आंदोलन दक्षिण भारत का आंदोलन है, याद रखिएगा। बस मूल रूप से कंपा राम सिंह और भवन सिंह नेतृत्व करता थे। बस यहाँ याद रखिएगा, भूमि किराए के लिए जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए, यही जो है मांग थी। और उपज बटाईदार खमार में रहेगी, यानी कि जो बटाई पर अब 2 तरह से खेत पट्टे पे लगाया जाता है। एक होता है आप पैसे पर दे दे अपने खेत को कि साल भर में आप मुझे इतना पैसा दे दो, और जो कृषक लेगा वो पूरा साल जो है खेती करके जितना भी फसल होगा वो खुद रख लेता है। ये एक पट्टे पर खेती ऐसे दी जाती है। दूसरा दिया जाता है जो फसल उपजाएगा उसका कुछ % हिस्सा जो है मालिक को देगा, वो बटाईदार कहलाते हैं। तो 2 तरीके से खेत को पट्टे पर दिया जाता है। मुझे लगता है ये आप लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत लोगों को देखती हूँ यहाँ आकर ही नींद आती है। नाइट ड्यूटी चलती है, मतलब ड्यूटी फंडामेंटल आपकी ड्यूटी है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या ही दिक्कत होगी। तेलंगाना आंदोलन बता दीजिए, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ड्यूटी बाद में हो जाएगी। कुमारैया के पुलिस द्वारा एक वहां पर व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, इसलिए हुआ था। इसमें कुछ नहीं याद रखिएगा, इन आंदोलनों से पूछे जाने के कारण मतलब वजह बहुत कम है, तो सिर्फ ईयर याद रखिए और नेतृत्व करता है तो याद रखिएगा। गुरिल्ला पद्धति से जो है ये युद्ध हुआ था और 1951 में जाकर समाप्त हो गया था। यानी सैनिकों द्वारा जो है
जो सैनिकों द्वारा इकट्ठा होकर जो युद्ध किया जाता है, गुरिल्ला पत्ती, जिसमें कई जो है क्या उसे बोल सकते हैं, हाँ, जिसमें कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि पहले से बताया नहीं जाएगा कि आंदोलन होने वाला है, सिंपल भाषा में, और इकट्ठा होकर लोग एक बार धावा दे देंगे तो उसे गुरिल्ला पत्ती कहते हैं। मतलब पहले से इस आंदोलन का किसी को भनक नहीं होगा, और एक बार किसी पर, जैसे छापा कैसे मारा जाता है, रेड कैसे किया जाता है, पता नहीं होता है कि रेड होने वाला है, वो कहलाता है गुरिल्ला पत्ती, और लोग संगठित होकर ये अंजाम देते हैं। तो आज की क्लास बढ़िया है या फिर और सिंपल पढ़ाना है? एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग होता है, आप बाद में पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।